देखो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, हमने कल पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो आज है तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वो है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या जिसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, तो किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो कहलाती है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो होता क्या है कि देखो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस है ना, और एटम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं एक डेफिनेट ऑर्बिट में, एक डेफिनेट ऑर्बिट में ना ऐसा। अब इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाता रहेगा है ना, और एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो पास पास आता रहेगा ना। जैसे कि अगर मेरे हाथ में मैं रस्सी लूँ, एक पत्थर बांध दूँ उसमें और घुमाऊँ, जितने ज़्यादा एनर्जी मैं उसको दूंगा, जितना तेज़ घुमाऊंगा उतना दूर दूर जाता रहेगा, उतना बाहर की ओर फोर्स लगाएगा ना उसको। अगर मैं रस्सी ढीली पकड़ूँ तो हल्का का रिलीज करता रहूँ तो बाहर बाहर निकलता जाएगा ना वो पत्थर। और जितना मैं उसको स्लो घुमाऊंगा, कम एनर्जी दूंगा, उतना क्या होगा, वो पास ही रहेगा है ना, नीचे गिर जाएगा, बल्कि ज़्यादा कम एनर्जी दूंगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस होती है, डिपेंड करती है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे। अगर यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन, इसको मैं थोड़ा सा एनर्जी दूँ तो यहाँ जंप कर जाएगा, अगर मैं इसको और एनर्जी दूँ तो यहाँ जंप कर जाएगा, और एनर्जी अगर मैं इसको दूँ तो ये बाहर निकल जाएगा एटम से है ना। तो मतलब कि अगर एटम से मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर क्या करें, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी एटम को एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, जितनी हमें क्या देनी पड़ती है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाती है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सपोज करो मुझे कि इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए मुझे इसको 40 जूल एनर्जी देनी पड़ी है, तो 40 जूल एनर्जी भी जैसे मैंने इसको दी, इस इलेक्ट्रॉन को ये बाहर जंप कर गया है ना। इसका जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, इन दोनों के बीच का जो न्यूक्लियर, इसके ऊपर जो न्यूक्लियस चार्ज था ना वो टूट गया, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे 40 जूल एनर्जी थी ये बाहर जंप कर गया, क्यों, इसकी एनर्जी बढ़ गई, ये बाहर जंप कर गया, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज इस पर लग रहा था, काम कर रहा था, वो खत्म हो गया, वो बाहर चला गया। तो ये 40 जूल एनर्जी देने पे यहाँ पर क्या हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को मेरे को 40 जूल एनर्जी देनी पड़ी बाहर निकालने के लिए ना, तो ये कहलाएगी 40 जूल कहलाएगा इस एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हुआ क्या, देखो यहाँ पर, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हो गया एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, तो किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, हमें उसको देनी पड़ती है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो कहलाती है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गई, बहुत ही ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसमें। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम टू फॉर्म आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये हो गया। या इसको हम और अगर थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाए तो बोल सकते हैं हम इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। अब मैं आइसोलेटेड क्यों बोल रहा हूँ, देखो अक्सर क्या होता है, जो एटम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है ना, तो ऐसा एटम जो आइसोलेटेड हो, अकेला हो ना, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बाहर क्या करने के लिए, निकालने के लिए, कोई एटम है ना ऐसा, वो आइसोलेट अलग है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है ना। जनरली एटम क्या रहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, पर कोई एटम है आइसोलेट है और उसका देखो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पर वर्क कर रहा है वो खत्म हो पाएगा। जब वो टूटेगा, ये टूटेगा, तब जाके बाहर निकल पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो टूटेगा कैसे, इसको एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो पाएगा, देखो आप अपने आप को
इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा तो उसकी क्या होगी, यहाँ पर तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर तुम्हारा जो बाहर की ओर फोर्स लगता है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, वो बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें क्या करनी पड़ती है, उसको देनी पड़ती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस एटम की क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम, ठीक है, टू फॉर्म, क्या बनता है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एटम से, आयन बनता है, टू फॉर्म आयन, ठीक है। तो अगर कोई एटम है ना, कोई एटम है और सपोज करो कि इसके यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर था 17, तो उसके न्यूक्लियस में कितने होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया ना। अब सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था इसका, मैंने उसको एनर्जी दी और ये क्या निकल गया तुम्हारा, बाहर निकल गया। मैंने इसको दी मान लो 75 जूल एनर्जी, और इतनी एनर्जी देने पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो 75 जूल एनर्जी देने पे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, क्योंकि ना, तो 75 जूल क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया एक एटम से ना। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगी, इस एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया सपोज करो, तो देखो इस पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा ना, इस पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पूरे के पूरे एटम पे। कैसे, देखो इसके न्यूक्लियस में तो उतने प्रोटॉन रहेंगे जितने पहले थे, वो तो कम ज्यादा होंगे नहीं। अब इलेक्ट्रॉन पहले 17 थे पर एक चला गया ना, तो अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 16 हो गए ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या जाएगा, नेट चार्ज कितना हो गया, प्लस माइनस का माइनस, 16 में से 17 में से 16 में से 17 क्या बचेगा तुम्हारे यहाँ पर, +1 बचेगा ना। तो उसमें ओवरऑल इसमें नेट चार्ज क्या आ गया, प्लस आ गया। तो एटम पे जब चार्ज आ जाता है तो चार्ज एटम को कहा जाता है आयन, क्या कहा जाता है, आयन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर देंगे हम किसी एटम से तो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कि किसी एटम को आयन में चेंज करने के लिए कितनी एंथैल्पी, कितनी एनर्जी उसको हमने देनी पड़ रही है। अब आयन में कब चेंज होगा, जब उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव का होगा जब उसको हम एनर्जी देंगे। एनर्जी देने से होता क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, उसकी एनर्जी पे डिपेंड। एनर्जी कम होगी तो पास होगा, ज्यादा होगी तो दूर, जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी उतना दूर दूर होता जाएगा वो। तो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको ताकि वो यहाँ पर तुम्हारा न्यूक्लियस फोर्स की जो रेंज है उससे बाहर निकल जाए, उससे बाहर निकल जाए ना। वो उसको मतलब ये न्यूक्लियर चार्ज तोड़ने के लिए, न्यूक्लियर बॉन्ड जो है यहाँ पर उसको तोड़ने के लिए हम उसको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। जैसे हम एनर्जी दे रहे हैं ज्यादा तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी दे रहे हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगी, तो बाहर की जो फोर्स लगेगा वो बढ़ेगा, तो एटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे बाहर बाहर करके एक टाइम ऐसा आएगा न्यूक्लियर चार्ज की रेंज से ही बाहर निकल जाएगा ना। तो तब क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर एटम आयनिक हो जाएगा ना, आयंस में चेंज हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम टू फॉर्म आयन ना। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है किसको, किसी भी एटम को, क्या करने के लिए, उसको आयन में चेंज करने के लिए। आयन में कब चेंज होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, किससे, एटम से, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब तुमने अक्सर देखा होगा बुक में लिखा होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या होता है ये देख लो फटाफट से बस। देखो फर्स्ट, देखो यहाँ पर क्या हो गया, पहले में ये एटम हो गया, ठीक है, इसके क्या हो गया, मान लो एटम हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मान लो कि ना इसका एटॉमिक नंबर कितना है, सपोज करो इसका एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। तो उसको देखो यहाँ पर कितने, 2 प्रोटॉन होंगे, है ना, और 2 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें एटम में। अब क्या करता हूँ, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो क्या दूंगा, मैं इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा, इसको हीट दूंगा। मैंने इसको एनर्जी दी तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो बाहर का जो लगने वाला फोर्स है वेलोसिटी बढ़ेगी। किसी पत्थर को तुमने एक रस्सी में पत्थर बांधा है, तुम उसको घुमा रहे हो, तुम जितने जोर से घुमा के छोड़ दोगे बाहर निकल जाएगा। तो मतलब कि कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में होती है तो बाहर की फोर्स लगाती है, जितना ज्यादा वो तेजी से घूमती है, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी किसी चीज की सर्कुलर मोशन में, बाहर की ओर लगने वाला फोर्स, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं, उतना ज्यादा होगा। तो मैंने इसको एनर्जी दी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो बाहर की ओर ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो एक टाइम क्या आएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर चार्ज आ जाएगा, कौन सा, प्लस चार्ज आ जाएगा इस पर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है वो कहलाती है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहलाती है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो देखो यहाँ पर तो अब इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कोई शेल ही नहीं बची ना, यहाँ पर तो यहाँ कोई शेल ही नहीं बची, क्योंकि कोई एक्चुअल में कोई लाइन थोड़ी होती है। इलेक्ट्रॉन जहाँ रिवॉल्व कर रहा है उसको हम ऑर्बिट कह देते हैं। अब मुझे मान लो कि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। मान लो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ी, सपोज करो 40 जूल। ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये कोई डेटा नहीं है कि इतना देना पड़ता है, इतना देना पड़ता है, ठीक है। एक नंबर अपने हिसाब से ले रहा हूँ मैं समझाने के लिए। 40 जूल देना पड़ा, तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी, 40 जूल।
अब ये इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन क्या निकालना है, बाहर निकालना है, इसको भी एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे, तभी जाके क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो बाहर की ओर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, अंदर की कंपैरिजन तो धीरे करके वो बाहर निकल जाएगा, धीरे धीरे करके वो बाहर निकल जाएगा, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे, थोड़ा सा हीट देनी पड़ेगी, तभी जाके बाहर आएगा ये। अब ये बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन को मुझे, मतलब खुद से सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इसके कंपैरिजन में, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में ज्यादा इसको देना पड़ेगा मुझे एनर्जी या कम देनी पड़ेगी, सोचो आराम से। अच्छा, एनर्जी देनी क्यों पड़ रही है, ताकि जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, ये जो बॉन्ड है वो टूट जाए ना, जो न्यूक्लियस इस पे चार्ज लगा रहे हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे बाहर निकल पाए। तो कुल मिला के मतलब इस पे डिपेंड करता है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कुल मिला के ये तो देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसा करके, है ना ये, और मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर, ये तो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैं इसकी ऑर्बिट नहीं बना रहा, क्योंकि ऑर्बिट कौन सा एक्चुअल में होती है, तो हम अज्यूम करते हैं ना, तो इसको मुझे बाहर निकालना है, इसको क्या करना है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, कुल मिला के इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा ना मुझे, कैसे, इसको एनर्जी देके, इसको मैं क्या दूंगा, इसको एनर्जी दूंगा तो बाहर कूद जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली मुझे इसको खत्म करना है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब न्यूक्लियस पे जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो उतना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, जितना ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा न्यूक्लियस उतना आसान हो जाएगा इसको बाहर निकालना, तो बेसिकली डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे। अब देखो हो क्या रहा है कि देखो पहले क्या था, पहले देखो 2 प्रोटॉन था और 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहे थे, इसको, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 प्रोटॉन कंप्लीटली एक ही इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन ने 1 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है, तो देखो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पहले देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बटा हुआ था इस और इस इलेक्ट्रॉन पे ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा और साफ बनाओ, खिचड़ी पक गई होगी, तो देखो पहले ऐसा था कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ना, तो देखो यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ था ना, अब क्या हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक टाइप से क्या होगा, 2 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन पे ही न्यूक्लियर चार्ज लगा रहे होंगे ना, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, अब ज्यादा हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, देखो हमेशा सेकंड जो आयनाइजेशन, अच्छा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई, किसी भी एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और फिर अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यहाँ पर है नहीं पर जहाँ होगा, चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमेशा रखना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती रहती है, फर्स्ट की सबसे कम होगी, फिर सेकंड की ज्यादा, फिर थर्ड की और ज्यादा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते रहेंगे लेकिन प्रोटॉन तो कांस्टेंट रहेंगे, तो प्रोटॉन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे इलेक्ट्रॉन पे वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, है ना। पहले देखो यहाँ पर मान लो कि 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन, एक निकल गया, तो अब 4 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहे हैं, एक और निकल गया, तो 4 प्रोटॉन अब 1 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहे हैं, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा, समझे। तो सबसे कम होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर सेकंड ज्यादा, थर्ड और ज्यादा, फोर्थ और ज्यादा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो किन किन फैक्टर पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, रिपीट करता हूँ, किसी एटम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए ना जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों बोल रहे हैं आयन यहाँ पर, क्योंकि एटम आयनाइज हो जा रहा है ना, यहाँ पर आयन में चेंज हो जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो आयन में चेंज हो जाएगा ना, इसलिए बोलेंगे इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहला फैक्टर देखो होता है जिस पर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो तुम्हें देख के पता लग रहा होगा कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन था ना, तो मुझे देखो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ना एनर्जी देनी पड़ी थी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा था इलेक्ट्रॉन पे, है ना। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ही मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ रहा है, इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, ये तो हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं कोई रस्सी में पत्थर बांध के घुमा रहा हूँ ना, तो अगर मैं चाहता हूँ पत्थर फ्री होकर बाहर चला जाए तो उसके लिए जरूरी है कि मैं रस्सी को काट दूँ कैंची से ना, तो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर कोई डोर नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब मैं इसको हीट दूंगा, एनर्जी दूंगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये इससे फ्री हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा ना। तो कुल मिला के जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो पहले डिपेंड करता है देखो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज पे, किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, ऐसा समझ लो, शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज Z लिख देता हूँ, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। पर जितना ज्यादा तुम्हारे यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे
उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। जितना कम उसको, मान लो कि जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच, उतना हल्का सा एनर्जी देने पे बाहर निकल जाएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उतना ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जितना ज़्यादा तुम्हारे यहाँ पर जेड होगा, जेड जितना ज़्यादा होगा, आई भी उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पीरियोडिक, हमें ये समझना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ये पीरियोडिक टेबल में राइट लेफ्ट टू राइट यानी कि ऐसे में जाने पे क्या होगा, और दूसरा ये याद होना चाहिए कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या फर्क पड़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो देखो राइट, लेफ्ट टू देखो ये होगी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है तुम्हारे यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्यों? एटॉमिक नंबर बढ़ता है, शेल कांस्टेंट रहते हैं, वो पढ़ा चुका हूँ पहले, है ना। तो याद रख लो, अगर नहीं पता तो क्या रहता है यहाँ पर, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। ध्यान रखना क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है तुम्हारे यहाँ पर, एटम का साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घटता है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, अगर Z की वैल्यू डिक्रीज होगी तो I की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। भाई न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो Z क्योंकि डिक्रीज होता है ऊपर से नीचे जाने पे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी यहाँ पर तुम्हारी, वो भी डिक्रीज होगी। वो भी क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगी तुम्हारा क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ऊपर से नीचे आने पे, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज होगी। ठीक है, तो उसको नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखो यहाँ पर पहला हो गया न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा होता है यहाँ पर तुम्हारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है भाई, एटॉमिक रेडियस पे। रेडियस जितने ज्यादा होगी किसी भी सर्कल की, स्फेयर की, उतना स्फेयर बड़ा होगा। रेडियस कम होगी तो स्फेयर छोटा होगा, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। तो एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करती है मतलब। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि क्या होता है, अब पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, क्यों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन हल्का सा अंदर खिसक जाएगा, है ना। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज ये स्ट्रॉन्ग होता रहता है, ये बढ़ता रहता है। ये क्या होता है, बढ़ता रहता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन को हल्का सा खींचेगा अपनी ओर, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस थोड़ा डिक्रीज होती जाएगी लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो तुम्हारे यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा पास आएगा, एटम का साइज घटेगा, एटम का साइज घटेगा। और एटम का साइज तुम्हारे यहाँ पर जितना डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी क्या होगी तुम्हारी, इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे, क्योंकि देखो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज। भाई एटम का, मैंने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस यानी कि साइज पे क्या होता है, साइज क्या होता है, बढ़ता है। अब साइज बढ़ेगा अगर ना, तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से क्या होगी यहाँ पर, डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगी, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। समझे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, मतलब कि साइज बढ़ना मतलब इसकी से डिस्टेंस। ये इलेक्ट्रॉन का होता है, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, तो जितना सारा साइज बढ़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ेगी, अगर अगर मान लो कि अगर उसका साइज छोटा है, मान लो कि साइज इतना साइज है, तो इलेक्ट्रॉन पास होगा। पास हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा, तो निकालना डिफिकल्ट होगा ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग लगेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर होगा, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन दूर होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा अपना भी डिस्टेंस बढ़ने पे, तो यहाँ पर बाहर निकालने के लिए ज्यादा कम एनर्जी देनी पड़ेगी। हल्की सी एनर्जी देने पे तुरंत बाहर आ जाएगा। क्यों? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको बहुत ही लाइटली होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और बाहर अगर पास होगा तो बहुत टाइटली होल्ड करेगा, तो उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज क्या होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सॉरी साइज डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो क्या होती है तुम्हारी, इंक्रीज होती है, ज्यादा लगती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास होगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, क्योंकि साइज छोटा होता है, सॉरी साइज बड़ा होता है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, ग्रुप में साइज बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी न्यूक्लियस से। डिस्टेंस बढ़ेगी तो ज्यादा आसान हो जाएगा निकालना इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, किस किस के बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। क्यों? क्योंकि वो दूर थे, डिस्टेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना एटॉमिक साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है तुम्हारे यहाँ पर, देखो कि राइट टू लेफ्ट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी,
ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज होती है। ठीक है, साइज बढ़ेगा तो इंक्रीज होगी, साइज घटेगा तो डिक्रीज होगी, ये हो गया। अब देखो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखो यहाँ पर अच्छा देखो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज, जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियर हमेशा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे यही होगा, दोनों कंडीशन में ये होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, क्या हो रही थी यहाँ पर, इंक्रीज हो रही थी। और ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रही थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी वो डिक्रीज हो रही थी, क्या हो रही थी यहाँ पर तुम्हारी, डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, ठीक है, तो हम कंक्लूजन पे पहुंचे कि लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड में जाएंगे, किसी पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होगी, यानी कि कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब तुम्हारा आगे देखो मैंने एक डेटा शेयर किया, देखो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है 13.6, लिथियम का 5.4, सोडियम का 5.1, पोटेशियम का 5.3, रूबिडियम का 4.2 और सीजियम का 3.9। तो डिक्रीज हो रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे आने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो कि होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, सॉरी पीरियड की बात कर रहा हूँ, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होना चाहिए, ग्रुप में डिक्रीज। तो ग्रुप का देख लिया तुमने, अब पीरियड का देखो। तो सेकंड पीरियड के मैंने यहाँ पर तुम पे एलिमेंट शेयर किए हुए, उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो यहाँ पर स्क्रीन में आ रही होगी उस टाइम पे तुम्हारे आगे। लिथियम का होता है 5.4, बेरिलियम का 9.3, बोरॉन का देखो यहाँ पर 8.3, कार्बन का 11.3। देखो यहाँ पर सबका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा सबका क्या हो रहा है, इंक्रीज है ना। देखो यहाँ पर आराम से वीडियो रोक के, सबका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में तुम्हें दिख रहा होगा, नाइट्रोजन का है 14.6, ऑक्सीजन का है 13.6 और फ्लोरीन का 17.4 और नियोन का 21.6। तो देखो सबका इंक्रीज रहा है, लेकिन तो दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले आ रहा है, ऑक्सीजन बाद में आ रहा है नाइट्रोजन से। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन से, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन का ज़्यादा है। बाकी सबका तो ठीक है, सबका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर एनॉमलस बिहेवियर दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन से अलग दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन का ज़्यादा आ गया ऑक्सीजन से। तो इसके पीछे का रीज़न देखो यहाँ पर है, उसके पीछे का रीज़न है यहाँ पर तुम्हारा चौथा फैक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। देखो यहां पर क्या होता है, अब देखो होता क्या कि तुम्हें पता है कि दो कंडीशन में कोई भी जो ऑर्बिटल होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। कब, जब एक तो हाफ फील्ड होगा या तो जब वो फुल फील्ड होगा। अगर मैं पी की बात करूं तो पी किस कंडीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, या तो P3 की कंडीशन में या तो P6 की कंडीशन में, है ना भाई। पी में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे देखो पी में क्या होंगे तुम्हारे 1 2 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन भरने, देखो 1 2 3। इस समय देखो हाफ फील्ड है, इस समय क्या तुम्हारे यहाँ पर हाफ फील्ड है। और देखो इस समय देखो 1 2 3 4 5 6, और इस समय जो P6 वाला वो क्या है, फुल फील्ड है। वो क्या तुम्हारे यहाँ पर फुल फील्ड है। ठीक है, वो तुम्हारा क्या फुल फील्ड है। तो जब कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, वो यहाँ पर स्टेबल होता है। क्या होता है यहाँ पर, स्टेबल होता है। ठीक है, अब कोई भी ऑर्बिटल जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, याद रखना कि वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में उतनी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। देखो यहाँ पर क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर सोचो कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पर ऐसा होता कि फुल फील्ड नहीं होता, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान होता। या यहाँ पर ऐसा होता कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान लो एक हाफ फील्ड नहीं है, या हाफ फील्ड आधा भरा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब भी क्या होता है कि ये हाफ फील्ड है कंप्लीटली और एक ये फुल फील्ड है, दो कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, डिफिकल्ट। क्यों, स्टेबिलिटी रीजन है, उनकी स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है, तो नहीं चाहते स्टेबिलिटी इफेक्ट हो। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी क्या लगती है। क्यों, क्योंकि उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खराब हो रहा है। तो देखो तुम्हें यहाँ पर अब पता लगेगा उसके पीछे का रीजन कि वहां पर क्यों हो रहा था ऐसा, किसके केस में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था तुम्हारा, कार्बन था, नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था। कार्बन का यहाँ पर तुम पैसा देखो 11.3, नाइट्रोजन का देखो 14.6 और ऑक्सीजन का 13.6, और बाकी तो फिर ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पर तुम्हारा फिर फ्लोरीन का वही था 17.4। तो देखो सबका क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो सबका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। बोरॉन का भी लिख देता हूँ यहाँ पर 8.3। ठीक है, और यहाँ पर देखो बेरिलियम का देखो यहाँ पर
ठीक है। लिथियम का यहाँ पर होता है कितना 5.4। ठीक है, वो चेक कर लेता हूँ, दिख रहा। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर सबका क्या हो रहा है लगभग, देखो यहाँ पर सबका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ना, एक कंडीशन छोड़ के। देखो यहाँ पर एक तो बेरिलियम की केस में देखो क्या हो रहा है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन ना। देखो बेरिलियम का क्या होना चाहिए था, बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए था ना, क्योंकि बोरॉन बाद में आ रहा है बेरिलियम से, लेकिन बेरिलियम का 9.3 है और बोरॉन का 8.3, फिर वैसे ही बढ़ रहा है आगे। तो इसका केस समझते हैं कि यहाँ पर क्यों आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है कितना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 होता है। कितना होता है 4। तो उसका देखो यहाँ पर 4 है क्योंकि बेरिलियम का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा देखो 1s2 और 2s2। तो देखो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा लास्ट वाले शेल से, तो यहाँ पर देखो 1 2, तो यहाँ पर देखो s जो तुम्हारा ऑर्बिट सब शेल है वो फुलफिल्ड है, तो स्टेबल होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा डिफिकल्ट रहेगी एज कम्पेयर टू किसके कंपैरिजन, बोरॉन के कंपैरिजन। बोरॉन में देखो यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर इसका कितना 5 है, इसका अगर मैं देखूँ 5 है बोरॉन का, तो 1s2, ठीक है 2s2 और नीचे लिख देता हूँ, दिखना होगा 1s2 2s2 2p1 है ना। इसका देखो लास्ट शेल कौन सा, सेकंड शेल ना। यहाँ पर देखो क्या तुम्हारा s है और p है, s और यहाँ पर क्या है p है। देखो s में देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन है, p में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पर जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, यहाँ पर जो s वाला है दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो देखो यहाँ पर ये देखो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 भरे में, देखो इस पे देखो सेकंड शेल की बात कर रहा हूँ, 2s2 2 भरे में और 2p1 देखो 1 इलेक्ट्रॉन है p पे ना। तो देखो इसको निकालना देखो यहाँ पर क्या है, ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना तो p हाफ फिल्ड है, ना तो आधा भरा हुआ है, ना तो ऐसा है कि यहाँ पर देखो p आधा भरा हुआ है, ना तो ऐसा है कि वो पूरा ही भरा हुआ है, ना तो हाफ फिल्ड है ना तो फुल फिल्ड है ना। p ना तो हाफ फिल्ड है वहाँ, ना तो ऐसा देखो यहाँ पर कि 1 2 3, ना तो हाफ फिल्ड है, ना ही वो क्या है फुल फिल्ड है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो। उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है बस, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको निकालना आसान है ज्यादा एज कम्पेयर टू इसके इलेक्ट्रॉन से कंपेरिजन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि इस वजह से क्या आ रहा है तुम्हारे यहाँ पर, बेरिलियम का ज्यादा आ रहा है, बेरिलियम का यहाँ पर क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है। ये एक्सेप्शन नहीं है ना, रीजन इसके पीछे का कुछ ना कुछ। आगे देखो यहाँ पर देखो कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ज्यादा आना चाहिए, कार्बन का आना चाहिए ज्यादा नाइट्रोजन से, कार्बन का कम आना चाहिए नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का कम आना चाहिए ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का कम आना चाहिए फ्लोरीन से। तो बाकी को तो ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का देखो यहाँ पर ज्यादा है, दिख रहा है नाइट्रोजन का ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। तो क्यों है देखो, वही रीजन इसके पीछे का भी निकाल के देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता लग जाएगा। नाइट्रोजन का देखो कितना था, एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो गया यहाँ पर तुम्हारा 2 और यहाँ पर 3। तो देखो यहाँ पर सेकंड शेल पे दो ध्यान, लास्ट शेल कौन सी, सेकंड शेल। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा हो गया 2s और यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा 2p। ठीक है, 2s में देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 और 3। देखो तो p यहाँ पर क्या हाफ फिल्ड है, p यहाँ पर क्या है हाफ फिल्ड है ना, आधा भरा हुआ है। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की कंडीशन में क्या होते हैं, स्टेबल होता है बहुत p ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल चाहे d हो p हो कोई भी हो, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड की कंडीशन में स्टेबल। तो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन का देखो तुम देखोगे अगर यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है तुम्हारे यहाँ पर 8 होता है, तो देखो उसका कितना हो जाएगा, उसका जाएगा तुम्हारा 1s2, उसका मिटा देता हूँ पहले मैं यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर अब ऑक्सीजन का देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2 2s2 और 2p यहाँ पर क्या होगा 2 2 4 और यहाँ पर कितना जाएगा 4 तुम्हारा ना, 8 हो गया। अब सेकंड शेल पे ध्यान दो, लास्ट शेल पे 2s2 तो 1 और 2 और 2p 4 है, देखो यहाँ पर 4 भरेंगे 1 2 3, ये हाफ फील्ड हो गया लेकिन 4। तो ना तो ये हाफ फील्ड है, ना तो आधा भरा है, ना ये तुम्हारा फुल फील्ड है, उसके बीच की कंडीशन है, हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो इसका आसानी से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में हम जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेते उसका जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल था वो बिगड़ रहा था ना, उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही थी, तो ये रीजन है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी क्या करता है, इफेक्ट करता है किसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी को। ये होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमेशा इंक्रीज होता है क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन कहीं कहीं पे तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर अलग चीज देखने को मिलेगी, जैसे देखो यहाँ पर इसका ज्यादा देखो किसका, बेरिलियम का, बाकी देखो बढ़ी रहे, लेकिन नाइट्रोजन का ज्यादा किससे, ऑक्सीजन से। जबकि किसका होना चाहिए था, लिथियम का ज्यादा बेरिलियम से, बेरिलियम का ज्यादा होना चाहिए था, बोरोन का बेरिलियम से ज्यादा, कार्बन का बोरोन से ज्यादा, नाइट्रोजन का कार्बन से ज्यादा, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा और फ्लोरीन का ऑक्सीजन से ज्यादा, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा ना, इस कंडीशन में और एक इस कंडीशन में। क्यों, उसका रीजन तुम्हारा यही है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की। ऑर्बिटल हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंडीशन में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो अपनी स्टेबिलिटी को खत्म नहीं करना चाहते, इस वजह से ऐसा होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है उस कंडीशन में।